उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा, 48 लोगों को नोटिस। औरैया के दिबियापुर में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जाधारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 48 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने को कहा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर कब्जा न हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई होगी और खर्च कब्जाधारियों से ही वसूला जाएगा। वहीं सपा विधायक प्रदीप यादव ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पीड़ितों को मदद का भरोसा दिलाया है। महिलाओं का गुप्त वीडियो बनाने वाला मकान मालिक गिरफ्तार। आजमगढ़ में महिलाओं की निजता भंग करने वाला बड़ा मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान मालिक हिमांशु राय को अपनी किराएदार महिला का बाथरूम में नहाते समय चोरी छिपे वीडियो बनाते पकड़ा गया। शोर मचाने पर परिवार ने आरोपी को पकड़कर उसके मोबाइल और लैपटॉप की जांच की। इसमें साल 2024 लगातार कई महिलाओं के गुप्त वीडियो मिलने से सनसनी फैल गई। विरोध करने पर हिमांशु ने वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता अजय राय पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है। दहेज और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप, थाने पहुंची नवविवाहिता। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज, उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि शादी में पिता ने 15 लाख रुपए नकद, 10 लाख के गहने, एक बाइक और शादी का सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले क्रेटा कार की मांग करने लगे हैं। विरोध करने पर उसे ताने दिए गए हैं और मारपीट की गई है। आरोप है कि पति की मौजूदगी में रिश्तेदार ने दुष्कर्म का प्रयास किया और ननद ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूबे हुए 3 सगे भाइयों की तलाश जारी, गोताखोर और पीएसी तैनात। अमरोहा के तिगरी में गंगा घाट पर मुंडन संस्कार में शामिल होने पहुंचे 3 सगे भाई गंगा में नहाते समय डूब गए। पहाड़ी जलाशयों से छोड़े गए पानी के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था। दोपहर में नहाने गए 27 वर्षीय ओमकार, 23 वर्षीय बंटी और 18 वर्षीय अनुज अचानक तेज धारा में बह गए। शाम तक घर वालों को लगा कि ये रिश्तेदारी में गए होंगे, लेकिन कपड़े घाट पर मिले तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस, पीएसी और गोताखोर मौके पर पहुंचे और कॉम्बिंग अभियान शुरू किया। हालांकि देर रात तक युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। कैंसर, शुगर और बीपी के लक्षणों में बढ़ोतरी, 1000 से अधिक लोग चिन्हित। गजरौला में स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी स्क्रीनिंग में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में कैंसर, शुगर और बीपी के लक्षण तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक लोगों को चिन्हित कर जांच और उपचार के लिए रेफर किया गया है। सर्वे में खासतौर पर मुंह व स्तन कैंसर के शुरुआती संकेत मिले हैं। वहीं टीबी के रोगियों में शुगर गंभीर स्थिति पैदा कर रही है, जिससे रोग की जकड़न और बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है और मरीजों का डेटा एनपीएनसीडी पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ से बढ़ी चिंता, सीएम योगी से निर्यातकों ने लगाई गुहार। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी से भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। ईपीसीएच पदाधिकारियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मुद्दा उठाया। निर्यातकों का कहना है कि बढ़ते टैरिफ से ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, व्यापार घट रहा है और लाखों कारीगरों की आजीविका खतरे में। यूपी से 2024-25 में हस्तशिल्प निर्यात 7122 करोड़ रुपए रहा। ईपीसीएच ने सरकार से राजकोषीय व गैर राजकोषीय राहत, टैक्स छूट और नए बाजारों में विस्तार की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री को अक्टूबर में होने वाले आईएचजीएफ मेले के उद्घाटन का न्योता भी दिया है। नोएडा में रिटायर अफसर की पत्नी से लूट, सुरक्षा पर उठी सवाल। नोएडा सेक्टर 62 में सेना निवृत्त अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी रिश्तेदारी से लौट रही थी। तभी जीवन आश्रय के पास एक बदमाश ने उनकी पत्नी शीला देवी को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और पर्स लूट लिया। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। शोर सुनकर एक गाड़ी चालक ने पीछा कर पर्स तो छुड़ा लिया, लेकिन बदमाश भाग निकला। पर्स में नकदी, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज थे। घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरएडब्ल्यू फेडरेशन ने पुलिस गश्त की कमी पर नाराजगी जताई है। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। नोएडा में मुठभेड़, मंदिर व स्टोर से चोरी करने वाले बदमाश गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 113 पुलिस ने जीडीए चौराहे के पास देर रात चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग रहे बदमाशों में से एक कन्हैया के पैर में गोली लगी, जबकि साथी रोहित को भी दबोच लिया गया। दोनों के पास से तमंचा, कारतूस, 25,000 रुपए और बाइक बरामद हुई। जांच में पता चला कि कन्हैया पहले मंदिर के दान पत्र और दोनों ने मिलकर नोएडा के एक स्टोर में चोरी की थी। घायल बदमाश का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस पूछताछ कर रही है।
नोएडा में शॉर्ट टर्म होमस्टे का चलन, निवासियों की सुरक्षा पर सवाल। नोएडा में शॉर्ट टर्म होमस्टे का कारोबार तेज से बढ़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आवासीय सोसाइटियों में फ्लैट कुछ दिनों के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं। ये होटल से सस्ता और मकान मालिकों के लिए ज्यादा मुनाफे वाला विकल्प है, लेकिन स्थानीय निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। 80 से ज्यादा सोसाइटियों में ये चलन बढ़ने से अवैध गतिविधियों की आशंका गहरी हो गई है। एओ और बिल्डर प्रबंधन जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिख रहे। प्राधिकरण ने कुछ सोसाइटियों को नोटिस भी जारी किया है। नोएडा में आईटीएस योजना ई नीलामी से भूखंड आवंटन। नोएडा प्राधिकरण जल्द ही सेक्टर 164 में आईटीएस योजना लाने जा रहा है। इस योजना में 6 से 7 भूखंड शामिल होंगे। इनमें सबसे बड़ा भूखंड करीब 5 से 6 हजार वर्ग मीटर का होगा। बाकी भूखंड इससे छोटे आकार के होंगे। प्राधिकरण ने जमीन से जुड़ा 200 मीटर का विवाद सुलझा लिया है और अब योजना लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली गई है। भूखंडों का आवंटन ई नीलामी के जरिए किया जाएगा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले आवेदक को भूखंड मिलेगा। प्राधिकरण जल्द ही योजना का ब्रोशर तैयार करेगा। नोएडा में राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये योजना शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र छात्राएं 24 सितंबर तक ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। पात्र वही छात्र होंगे जिन्होंने 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा कम से कम 55% अंकों से पास की हो। SC/ST छात्रों को 5% की छूट मिलेगी। साथ ही अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करते समय आय और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जनपद में इस योजना के तहत 96 सीटें उपलब्ध हैं। निकी हत्याकांड, सिरसा गांव में जांच, जेल में आरोपियों से मुलाकात। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निकी हत्याकांड की जांच जारी है। बुधवार को पुलिस टीम सिरसा गांव पहुंची और घर के आसपास दुकानदारों व ग्रामीणों से पूछताछ की। निकी का अंतिम संस्कार सिरसा में हुआ था, लेकिन अस्थि विसर्जन को लेकर विवाद सामने आया। मायके पक्ष अस्थियां पहले ही गंगा में विसर्जित कर चुका है। वहीं आरोपी विपिन और उसके परिवार ने स्वजन से खुलकर जेल में मुलाकात की। जानकारी के अनुसार विपिन की चाची की हालत बिगड़ गई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर और ग्रामीणों से लगातार सुराग जुटा रही है। बदलते बयान और अनसुलझे सवालों से गहराया संदेह। ग्रेटर नोएडा का निकी हत्याकांड हर दिन नए मोड़ ले रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। घर में लगे 8 सीसीटीवी कैमरों में से 4 फरवरी से खराब थे, जबकि वारदात वाले दिन बाहर की कैमरे भी इन्वर्टर खराब होने से बंद बताए गए। इससे संदेह गहराता जा रहा। वहीं मायके पक्ष ने पहले शव रूपवास ले जाया, लेकिन बाद में ससुराल वालों को। नोएडा का पहला वर्चुअल म्यूजियम डिजिटल रूप में दिखेगी शहर की धरोहर। नोएडा में पहली बार वर्चुअल म्यूजियम बनने जा रहा है। सेक्टर 39 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित होने वाला ये संग्रहालय शहर के ग्रामीण परिवेश से लेकर औद्योगिक नगरी बनने तक का सफर डिजिटल रूप में दिखाएगा। छात्रों ने शहर को 10 हिस्सों में बांटकर शोध किया है और सैकड़ों साल पुरानी धरोहरों की जानकारी जुटाई है। यहाँ 1803 का विजय स्तंभ, बिसरख का रावण मंदिर, बूढ़ा महादेव समेत कई स्थलों की कहानियां वीडियो और तस्वीरों के जरिए देखी जा सकेंगी। नोएडा शिल्प हाट, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट और ओखला पक्षी विहार जैसे पर्यटन स्थलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नोएडा में शस्त्र दुकानों पर सख्ती, इंटेलिजेंस टीम करेगी स्टिंग। नोएडा में अब अवैध हथियारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शस्त्र अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टीम शस्त्र विक्रय की दुकानों की नियमित जांच करेगी और इंटेलिजेंस यूनिट दुकानों पर स्टिंग ऑपरेशन चलाएगी। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग पाया गया तो उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं अवैध शस्त्रों के परिवहन और बिक्री पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। नोएडा में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, बनेगा डाटाबेस। नोएडा में अब ड्रिंक एंड ड्राइव और नशे की लत पर लगाम कसने की तैयारी है। जिला प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान कर एक डेटाबेस तैयार करेगा और उनकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। डीएम मेधा रूपम ने साफ कहा कि स्कूल और कॉलेज के आसपास नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। शराब की दुकानों की भी नियमित मॉनिटरिंग होगी ताकि अवैध बिक्री रोकी जा सके। गोरखपुर विश्वविद्यालय का कर्मचारी संदिग्ध हालात में लापता। गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी शनि शर्मा पिछले 2 दिन से लापता है। 25 अगस्त को वो घर से विश्वविद्यालय के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। भाई ने अनहोनी की आशंका जताते हुए कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनि का मोबाइल फोन भी बंद है। पत्नी का कहना है कि उन्हें पहले जान से मारने की धमकी मिली थी और वो कर्ज की वजह से परेशान भी थे।
नौका विहार में युवक पर जानलेवा हमला। गोरखपुर के नौका विहार में उस समय सनसनी फैल गई जब कानपुर से पत्नी को लेने आए राहुल गौतम पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच हमलावरों की तलाश में जुटी है। घटना की सही लोकेशन को लेकर अभी असमंजस है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। प्राइवेट बैंक का सीईओ करोड़ों लेकर फरार। गोरखपुर में आवर गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड नामक निजी बैंक पर ताला लगने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि बैंक का सीईओ सुनील चौहान करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। खाता धारकों ने बिछिया हनुमान मंदिर के पास जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि एजेंटों के जरिए ग्रामीणों और शहरवासियों से आकर्षक ब्याज का लालच देकर बड़ी रकम जमा कराई गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और खाता धारकों को आश्वासन दिया है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खेत में चिपका मिला युवक का शव, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। गोरखपुर के कुंजलगढ़ में दयानाथ साहनी का शव सब्जी के खेत में लगे करंट प्रवाहित तार से चिपका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि हुई है। शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन पत्नी सिंधु ने 3 लोगों पर जमीन हड़पने के लिए हत्या का आरोप लगाया। दयानाथ मंगलवार से लापता थे और बुधवार सुबह शव खेत में मिला। ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और पत्नी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस दोनों एंगल, हादसा और हत्या से मामले की जांच कर रही है। नॉलेज सिटी की राह पर शिक्षा और चिकित्सा में अग्रणी मरा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 4 साल पहले स्थापित ये विश्वविद्यालय रोजगार पारक शिक्षा और चिकित्सा सेवा का बड़ा केंद्र बन चुका है। एमबीबीएस, बीएमएस और नर्सिंग समेत 2 दर्जन से अधिक पाठ्यक्रम यहाँ संचालित हैं। विश्वविद्यालय ने 16 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू कर शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया है। यहाँ एलोपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा का अद्भुत संगम है। कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि वर्ष 2032 तक गोरखपुर नॉलेज सिटी के रूप में स्थापित हो। गाजियाबाद में गर्जा जीडीए का बुलडोजर, 23 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने बुधवार को दुहाई और सिकरी खुर्द में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। लगभग 23 बीघा जमीन पर अवैध प्लांटिंग और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। सिकरी खुर्द में संजीवनी स्टेट कॉलोनी के पास अवैध प्लांटिंग हटाई गई, जबकि दुहाई में भी कई कॉलोनी पर बुलडोजर चला। सड़कों, बाउंड्री वॉल और साइट कार्यालयों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर रवि जाटव ने कबूला जुर्म, कोर्ट से 2 साल 9 महीने की सजा। गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर रवि जाटव ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने उसे 2 साल 9 महीने की सश्रम कैद और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रवि जाटव के खिलाफ मसूरी पुलिस ने 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने माना कि उसके अपराधों से समाज में भय और आतंक फैला था। गाजियाबाद किसानों के लिए खुशखबरी, 31 अगस्त तक करें फ्री बीज के लिए आवेदन। गाजियाबाद कृषि विभाग ने तोरिया यानी लाही फसल के मुफ्त बीज मिनी किट वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 2 किलोग्राम बीज का मिनी किट फ्री मिलेगा। हर किसान केवल 1 मिनी किट ले सकेगा। आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा और चयनित किसानों को बीज राज्य के कृषि बीज भंडारों से पीओएस मशीन के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदन के लिए किसान विभागीय पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, कोर्ट का एफआईआर दर्ज करने का आदेश। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया कि युवक विश्वकांत कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट और धमकी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा बनौथिया ने लोनी पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।